हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। रही बात है स्केलर प्रोडक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम बड़े ही डिटेल में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम समझ चुके हैं और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी थे, उनको भी हमने बड़े डिटेल में समझा था। आई होप वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका उन कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मेरी ये कोशिश रहेगी जो भी आपने ये क्वेश्चन पूछा है उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए, और ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस के अंदर कोई भी डिफिकल्टीज महसूस ना करनी पड़े। अब रही बातें प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है जो आज की क्लास के अंदर हम करेंगे, उन प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा यूज हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से क्लियर होंगी तो हम उन क्वेश्चंस को बड़े ही इजीली तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो फिर चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम को खराब किए हुए बिना हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आती है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमारे पास दे रखी है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव। देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें कॉम्यूटेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो हम एडिशन के केस में लगाएं, या फिर हम सब्ट्रैक्शन के केस में लगाएं, या फिर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में लगाएं, या फिर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट हो, तो कोम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है उस कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम दो ही टर्म हम लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पे कोम्यूटेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो वेक्टर के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो जब हम वेक्टर के लिए प्रूव कर रहे हैं तो इसके लिए हमने कोई भी दो वेक्टर हमने लेके चलने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर मान लिए, एक वेक्टर हमने ए ले लिया और एक वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या प्रूव करना है कि वेक्टर ए की जब हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं वेक्टर बी के साथ, या फिर वेक्टर बी की हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं वेक्टर ए के साथ, अगर इन दोनों का रिजल्ट, इनका जो आंसर है वो आंसर हमारे पास इक्वल आ जाता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब वेक्टर ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों के दोनों जो रिजल्ट्स हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली और फिर इसकी हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। फिर इनको देखेंगे कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो हमने ए और बी ये दो वेक्टर माने, दोनों के दोनों जो वेक्टर है वो नॉन जीरो वेक्टर है। मतलब वेक्टर ए बी नॉट इक्वल टू जीरो है, और जो वेक्टर बी हमने लिया है वो वेक्टर बी भी हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। दोनों के दोनों वेक्टर हमने नॉन जीरो लिए हैं। और थीटा जो है, थीटा हमने एंगल माना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल का काम कर रहा है। जब हमने स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कितना आ गया, कोस थीटा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमारे पास ये जो रिजल्ट है, जिस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें पता है कि वेक्टर ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कोस थीटा। अब हमने कौन सी साइड ले ली, इसकी राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड के अंदर दे रखा है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और इसको भी मैं जो स्केलर प्रोडक्ट की हमने डेफिनेशन की थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इंटू कितना आ गया, कोस थीटा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड।
जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड की राइट हैंड साइड को देखेंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर ये जो रिजल्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू कोस थीटा, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इंटू कोस थीटा, ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स हमारे पास क्या देंगे? इक्वल वैल्यूज देंगे। इन दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो हमने यहाँ पे ये लिखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो जो हमने कॉम्यूटेटिव का रिजल्ट था वो हमने यहाँ पे प्रूव करके देखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें, वैसे उसके अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमने क्या किया, ये जो रिजल्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दोनों मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, तो हम इनकी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो आंसर एवरी केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा? इज इक्वल टू 10। तो जो राइट हैंड साइड है इस रिजल्ट की, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कोस थीटा। और ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, ये किसके इक्वल होगा? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल। और इज इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड है उस केस के अंदर हमारे पास रिजल्ट ये चलता हुआ आ रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल आ गया? इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल। अब हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं ये हमने नॉन जीरो माने थे। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को जीरो की फॉर्म में ले ले तो क्या उस केस के अंदर भी हम ये लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल होगा? तो हमने एक और केस किया। इस केस के अंदर हमने क्या किया कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर ए भी हमने जीरो के इक्वल माना, यानी कि वेक्टर ए भी हमारे पास एक नल वेक्टर है, और जो वेक्टर बी है इस वेक्टर बी को भी हमने जीरो के इक्वल माना, ये भी एक नल वेक्टर है। तो अगर हम वेक्टर ए की वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो भी हमारे पास एक जीरो आएगा, या फिर हम वेक्टर बी की वेक्टर ए के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? जीरो के इक्वल ही आएगा। तो इस रिजल्ट से भी हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो हमने क्या करना है, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे तो वहां पे हमें कुछ रिजल्ट्स ये देखने को मिलेंगे कि वेक्टर ए डॉट बी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे हुए होंगे, तो वहां पर हम ये केस भी करते हुए मिलेंगे कि a डॉट बी को हम b डॉट ए भी लिख सकते हैं, या फिर हमें ये लिखा हुआ मिल सकता है वेक्टर b डॉट वेक्टर a, तो वेक्टर b डॉट वेक्टर a को हम वेक्टर a डॉट वेक्टर b की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर्स के लिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के लिए, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब हमारे पास आती है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो वेक्टर एडिशन की फॉर्म में हमें लिखे हुए मिलेंगे और उनके साथ एक वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हमें लिखा हुआ मिलेगा। तो जब इस प्रॉपर्टी को हम सोल्व करेंगे तो जो स्केलर प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट एडिशन के विद रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि अलग अलग हो जाएगी।
वैसे तो ये दोनों के दोनों केस सेम है, इनके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमने जो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो लिख रखा है, तो फर्स्ट पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको हमने बोल दिया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। और जो सेकंड जो रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट को हम बोल देते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको हमने बोल दिया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम इसका पहला रिजल्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट को करने से पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें ये जो प्रॉपर्टी है काफी अच्छे से समझ में आएगी। तो हमने क्या किया, हमने 3 नॉन जीरो वेक्टर्स ले लिए। एक वेक्टर हमने ए लिया और ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, और एक वेक्टर हम बी ले लेते हैं, ये वेक्टर भी नॉट इक्वल टू जीरो है, और एक वेक्टर हमने सी ले लिया, ये वेक्टर भी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। मतलब तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं वो हमने नॉन जीरो वेक्टर्स हमने लिए हैं। अब हमने जो वेक्टर ए है उसको रिप्रेजेंट किया, ये हमने एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ले लिया ओ ए, इसकी डायरेक्शन ओ से ए पॉइंट की तरफ है। इसको हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए से, और एक लाइन सेगमेंट हमने ले लिया ओ बी, ये लाइन सेगमेंट हम ओ बी ले लेते हैं, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर बी से, इसको हमने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया। फिर हमने एक और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिया बी सी, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर सी से। अब हमने क्या किया कि जो बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। तो बी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये बी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ओ ए लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। और फिर हमने सी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये लाइन भी ओ ए के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जो बी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है वो ओ ए लाइन को एल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और सी पॉइंट से जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है ओ ए के ऊपर, वो इसको एम पॉइंट के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद हमने ओ और सी को ज्वाइन करवाया, ओ और सी को हम ज्वाइन करवा लेते हैं। इसकी डायरेक्शन हमें मिलेगी ओ से सी पॉइंट की तरफ। अगर हम बात करें ट्रायंगल ओ बी सी की, तो ओ बी सी ट्रायंगल के अंदर हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करके जो वेक्टर ओसी है, इस वेक्टर ओसी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन वो क्या आएगी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब अगर हम इस डायग्राम को डिटेल में ऑब्जर्व करें तो हमें क्या मिलता है कि ओ एल जो लाइन है, ये ओ एल जो लाइन बनी, ओ एल हमारे पास प्रोजेक्शन बनती है किसके लिए, जो बी वेक्टर है उस बी वेक्टर की ओ ए लाइन के ऊपर। तो हमने इसको राइट किया कि ओ एल इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी का मतलब हुआ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ओ ए, ऑन वेक्टर ओ ए। उसी टाइप से जो हमारे पास एल एम जो लाइन सेगमेंट है, हमने लाइन सेगमेंट लिया एल एम, एल एम ये जो हमारे पास सेगमेंट बन रहा है, ये सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास प्रोजेक्शन है वेक्टर बीसी की, किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। तो हमने इसको लिखा कि एल एम इज इक्वल टू, एल एम इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बीसी ऑन वेक्टर ओ ए। ये भी हमारे पास प्रोजेक्शन का काम कर रही है। उसी टाइप से अगर हम बात करें किस लाइन सेगमेंट की, ओ एम लाइन सेगमेंट की, अब की बार हमने ले लिया ओ एम लाइन सेगमेंट। ये ओ एम लाइन सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ सी ऑन वेक्टर
ओ ए। तो उसी टाइप से जो हमारे पास ओ एम है, ये ओ एम रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ सी ऑन वेक्टर ओ ए। ये भी हमारे पास क्या बनती है, प्रोजेक्शन बनती है। तो अब हमने क्या किया कि हमने प्रोजेक्शन का ही कॉन्सेप्ट यूज किया कि ओ एम जो है वो ओ एम हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन है। किसके लिए, जो ओसी वेक्टर है उस ओसी वेक्टर के लिए प्रोजेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ओ ए। तो हमने क्या लिखा, अगर हम प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करें यहाँ पे, तो हमने लिखा यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओसी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ सी ऑन वेक्टर ओ ए। और इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन वेक्टर ए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन वेक्टर ए। और ये किसके को लोगी, बी प्लस सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और डिवाइडेड बाई जिसके ऊपर निकालनी है उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या करवा देंगे, डिवाइड। तो इससे रिजल्ट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ सी ऑन वेक्टर ओ ए के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ सी ऑन वेक्टर ओ ए। अब हम क्या करते हैं कि हमने जो ये रिजल्ट लिखा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ सी ऑन वेक्टर ओ ए, इस रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि ओ सी वेक्टर के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्रोजेक्शन क्या है, ओ एम है। तो इस रिजल्ट की जगह हम ओ एम भी लिख सकते हैं। तो हमने वही लिखा, हमने लिखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इनटू ओ एम। और ओ एम को हम लिख सकते हैं ओ एल प्लस एल एम। ओ एम को हम ओ एल और एल एम इन दोनों की एडिशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ओ एल और प्लस एल एम। अब हमने क्या किया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हमने ओ एल और एल एम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ओ एल और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ओ एम। और ओ एल क्या है, ओ एल हमारे पास प्रोजेक्शन है, किसके लिए, वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो रिजल्ट हमारे पास ये बचा ओ एल, इस ओ एल को पहले हम लिख लेते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। यहां से लेफ्ट हैंड साइड में है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ओ एल को हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, और उसके बाद प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ओ एम को हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑन ऑफ वेक्टर सी
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन वेक्टर ए। और इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है हमारे पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और इस रिजल्ट का मीनिंग क्या निकलता है, इसका निकलता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसका रिजल्ट निकलेगा हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस, और ये जो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन ए, इसका मीनिंग निकलेगा हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब ये आया किस तरीके से, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, हम यही लिखेंगे। अब हमने क्या किया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए। लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो रिजल्ट बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। और ये रिजल्ट किसके इक्वल आया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के इक्वल आया। तो हमने इस रिजल्ट की जगह क्या लिखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ही लिखा है। अब हम बात करते हैं सेकंड रिजल्ट की। सेकंड रिजल्ट के अंदर अगर हम इस रिजल्ट की बात करें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन वेक्टर ए, तो इसका क्या मीनिंग निकलता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए की वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, और जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। अब उसी टाइप से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन सी, तो ये रिजल्ट हमारा किसके इक्वल आया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के इक्वल आया। तो हमारे पास जो ये रिजल्ट बनता है, ये रिजल्ट हमारे पास अब प्रूव हो गया। जो हमारे पास फर्स्ट जो रिजल्ट था हमने लिया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो हमारे पास यही रिजल्ट क्या हुआ है, यहाँ पे प्रूव हुआ है। तो जब हमें क्वेश्चंस के अंदर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं किस तरीके से, वेक्टर ए की हमने बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाई, फिर प्लस वेक्टर ए की हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे वेक्टर सी के साथ। यही हमारे पास स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है ओवर दी एडिशन। अब इसका जो सेकंड रिजल्ट है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का, जो केस हमने लिया था, सेकंड केस हमने लिया था राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव केस के अंदर हम डायग्राम की बजाय हम क्या करेंगे, इसको कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम इसको सोल्व करेंगे। और वो किस तरीके से होगा, सेकंड केस हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का, वो क्या बनता है कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ये रिजल्ट हमारे पास बनता है। अगर हम इस केस की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और हमने ये पढ़ा है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास कॉम्यूटेटिव का केस जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ पे कॉम्यूटेटिव का रिजल्ट अगर हम लगाएंगे
तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हम इसको इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया कि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के अंदर हमने अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा ली, जो हमने अभी अभी फर्स्ट केस के अंदर की है। और ए डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल आया है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब हम यहाँ पे फिर से ये कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं और ए डॉट सी को हम सी डॉट ए लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यही किया। ए डॉट बी को हमने लिखा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और ए डॉट सी को हमने लिखा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। तो वैसे देखा जाए तो ये दोनों के दोनों केस सेम ही है, इनके अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस हमने इतना ध्यान रखना है, जब भी ये हमारे पास केस आए तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ओवर द एडिशन। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव की, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, नहीं तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देखिएगा। आई होप आपके जो डाउट हैं वो आपके जरूर क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर पूछिएगा। अब हमारे पास आती है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो है बिल्कुल आसान है। ये प्रॉपर्टी हम पहले भी हम कर चुके हैं, जब हमने स्केलर प्रोडक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किया था और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने किए थे, तो उन्हीं के अंदर हमने इस प्रॉपर्टी को कवर जो है कर लिया था। लेकिन इसको दोबारा से एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड के अंदर कि दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है। दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अब इन्होंने कहा है कि अगर हम वेक्टर ए की वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो इज इक्वल टू जीरो आती है। तो इफ एंड ओनली इफ ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। देखो प्रॉपर्टी के अंदर ये दिया हुआ है कि जो वेक्टर ए है वो भी हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जो वेक्टर बी हमारे पास गिवन है वो वेक्टर बी भी हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि वेक्टर ए भी नॉट इक्वल टू जीरो है, बी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर इन्होंने ये कहा है कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के बराबर आनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा केस बनेगा? तो पहले हमने यहाँ पे क्या किया, जो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दे रखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई करवाएंगे और वो किसके इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। देखो यहाँ पे वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक ही बचती है, वो क्या है कि जो कोस थीटा है हमारे पास, ये कोस थीटा अगर इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आया। अब थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, जीरो लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू हम जीरो या जीरो से ज्यादा और 180 डिग्री या 180 डिग्री से क्या लेंगे, लेस लेंगे। अब कोस थीटा की वैल्यू जीरो किस पे होती है, 90 डिग्री के ऊपर। तो अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को हम जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो रिजल्ट भी हमारे पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये जो दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। और जब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये हमने वेक्टर ए ले लिया और ये वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो, और वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर बी भी क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए की जब हम बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो क्या आएगी, इज इक्वल टू 0 आएगी। और वो 0 किस केस के अकॉर्डिंग आएगी, जब वेक्टर ए और बी ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो है आपस में एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर हम वेक्टर ए 0 के बराबर ले लेते हैं, या फिर हम ये करते हैं कि हमने वेक्टर ए जो है वो भी हमने 0 के इक्वल ले लिया, वेक्टर बी हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर बी जो है हमने 0 के इक्वल ले लिया और वेक्टर ए जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। तो 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर हमसे ये पूछा गया था कि हमने ए और बी ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो है वो नॉन जीरो वेक्टर्स हमने ले लिए हैं, लेकिन इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और 0 के इक्वल तभी होगा जब हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर वो रिजल्ट लिखेगा कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, वो रिजल्ट रिटर्न की फॉर्म में लिखेगा, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेगा। तो उस स्टेटमेंट से फिर हमने अपना ये कंक्लूजन निकालना है कि क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इस रिजल्ट से एक ही मीनिंग निकलता है कि क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इस रिजल्ट से हमें क्वेश्चंस करने में बड़े ही आसानी रहेगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स अब अपने पास आती है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है बड़ी ही आसान प्रॉपर्टी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर क्या दिया हुआ है कि हमने कोई भी एक वेक्टर ले लिया, ए हमने कोई एक वेक्टर लिया है, और ये ए जो वेक्टर है ये वेक्टर ए हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो जब इस नॉन जीरो वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वो भी हमारे पास क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर हमने ये प्रूव करना है कि जो गिवन वेक्टर है ए, उस वेक्टर का अगर हम उसी के साथ हम स्केलर प्रोडक्ट करवाएं या फिर हम डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो वो किसके इक्वल बचता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज होल रेज़्ड टू पावर 2 के इक्वल आता है। तो हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर ले लिया ए, ये हम एक वेक्टर ले लेते हैं, इसको हमने वेक्टर ए माना, और अगर इसी वेक्टर ए का इटसेल्फ के साथ ही हम ये देखें कि एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो वो क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। मतलब वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही एंगल हमारे पास कितने डिग्री का आएगा, 0 डिग्री का आएगा। इट मींस थीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें 0 डिग्री की। अब हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट दे रखा है, इस रिजल्ट के ऊपर हम जो हमने स्केलर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि किस टाइप से हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट करवाते हैं, तो वो रिजल्ट हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कितना आ गया कोस थीटा। अब यहाँ पे वेक्टर ए की जगह ए ही है, लेकिन बी की जगह भी हमने ए ही वेक्टर लिया है। तो इस रिजल्ट के ऊपर जब हम अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इंटू कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है। अब हमें यह पता है कि कोस जो 0 डिग्री होता है उस कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है इज इक्वल टू 1 होती है। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो बेस सेम है, पावर हमारे पास ऐड हो जाएंगी, तो रिजल्ट आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज होल रेज टू पावर 2। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर वो इस रिजल्ट को इस फॉर्म में भी लिख देता है कि वेक्टर ए और इसके ऊपर पावर 2। देखो यहाँ पे किसी भी वेक्टर का कोई स्क्वायर नहीं होता है, ये रिजल्ट एक मीनिंगलेस है। अगर इस रिजल्ट को हम रीड आउट करेंगे तो ये प्रॉपरली रीड आउट किस तरीके से किया जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होगा, ना कि वेक्टर का स्क्वायर। वेक्टर का स्क्वायर कभी नहीं होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 4 अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारे पास है इफ m इज अ स्केलर। यहाँ पे m जो है वो m हमारे पास कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर m यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर m की जो हम वैल्यू लेंगे वो m की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी भी हो सकती है। सेकेंडली m की वैल्यू हम 0 से लेस भी ले सकते हैं, और m की वैल्यू हम 0 के इक्वल भी हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने m की वैल्यू 0 से बड़ी लेके भी हमने सोल्व करके देखना पड़ेगा कि हमारा रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। फिर हम m की वैल्यू 0 से लेस भी लेंगे और फिर हम m की वैल्यू इज इक्वल टू 0 भी लेंगे। उसके बाद दे रखा है a एंड b आर दी टू वेक्टर्स। ये हमारे पास ए और बी जो है ये कोई भी दो वेक्टर्स हमने ले लिए, और दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं ये नॉन जीरो वेक्टर्स हमने यहाँ पे लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए जो है ये वेक्टर ए भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, और वेक्टर बी जो हमने लिया है ये वेक्टर बी भी हमारे पास क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमने प्रूव करना है कि वेक्टर ए की पहले हम स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे वेक्टर बी के साथ, और जो फाइनली जो आंसर आया वो आंसर हमारे पास ये दो जो साइड्स दे रखी है इन दोनों साइड्स को सोल्व करेंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। वो किस तरीके से, इस प्रॉपर्टी को हम सोल्व करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इससे कि सबसे पहले ये साइड ले लेते हम m इंटू वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने स्केलर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमने फाइंड आउट किया था, वो रिजल्ट हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास क्या था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कितना आ गया कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहला केस लिया, हम फर्स्ट केस लेते हैं, और फर्स्ट केस के अंदर हम क्या करेंगे m की वैल्यू हम 0 से ज्यादा लेंगे, मतलब m की वैल्यू हम 0 से ज्यादा लेके चलेंगे, m की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास ये जो रिजल्ट है m इंटू वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी, इसको हम जो स्केलर प्रोडक्ट की जो हमने फॉर्म हमने पढ़ी थी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको इस फॉर्म में पहले हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पहले इसको एक्सपेंड की फॉर्म में लिख लेते हैं, m इंटू वैक्टर ए डॉट वेक्टर बी
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कितना आ गया cos थीटा। अब यहाँ पे m इंटू जो वेक्टर a है, यहाँ पे हम मॉडुलस का रिजल्ट लगाएंगे, तो इन दोनों रिजल्ट्स का मोड जो है वो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, वो आएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कितना आ गया cos थीटा। अगर हम ध्यान से देखें इस रिजल्ट को, तो ये जो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और इंटू cos थीटा, ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है वेक्टर a और वेक्टर b इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को। मतलब इस रिजल्ट की जगह हम वेक्टर a डॉट वेक्टर b हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे m जो है वो m हमने एक पॉजिटिव रिजल्ट लिया है, यानी कि m की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली है, 0 से बड़ी ली है। तो इसका मोड जब रिमूव होगा तो हमारे पास रिजल्ट भी क्या बचेगा, पॉजिटिव ही बचेगा। तो जब इस रिजल्ट को हम फाइनली एक्सपेंड करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू m इंटू, और यहां पे बचेगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो हमने क्या किया, हम लिख के तो चले थे m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b के इक्वल आ गया। उसी टाइप से अगर हम वेक्टर a की डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे m इंटू वेक्टर b के साथ, तो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b ही हमारे पास रिजल्ट बनेगा। हम इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने ये वाली साइड ले ली, जो लास्ट जो रिजल्ट है हमारे पास वेक्टर a डॉट m इंटू वेक्टर b, इसको हमने ले लिया वेक्टर a डॉट m इंटू वेक्टर b। अब इस पे हम अपनी फॉर्म अप्लाई करेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b जिस तरीके से हमने एक्सपेंड किया था, तो रिजल्ट बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू वेक्टर b और इंटू कितना आ गया cos थीटा। अब उसी टाइप से यहां पर भी हम मोड को अलग अलग लिख लेते हैं, तो अलग अलग लिखने के बाद रिजल्ट आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और इंटू कितना आ गया cos थीटा। अब m यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव टर्म हमने ली है, पॉजिटिव क्वांटिटी ली है, तो इसका मॉडुलस पॉजिटिव ही होगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और इंटू कितना आ गया cos थीटा। इस m को हमने पहले लिख लिया, तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू cos थीटा, ये रिजल्ट बचेगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b के इक्वल। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो 0 से हमने बड़ी ली, और 0 से वैल्यू हमने ग्रेटर देन लेने के बाद हमने अपने ये जो तीनों जो रिजल्ट्स हैं, फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट और थर्ड रिजल्ट, इन तीनों की जो वैल्यूज जो आई वो वैल्यूज हमारे पास क्या आई, इक्वल आई। अब सेकंड केस के अंदर हम क्या करते हैं, m की वैल्यू हम स्मॉल ले लेते हैं, m इज लेस देन 0। पहले हम रिजल्ट लिख लेते हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर कि m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b और इज इक्वल टू m, ये आएगा यहाँ पे वेक्टर a डॉट m इंटू वेक्टर b। अब केस जो सेकंड है, उस सेकंड केस के अंदर हमने m की जो वैल्यू है वो m की वैल्यू हम 0 से लेस लेते हैं।
हम देखते हैं कि जब हम m की वैल्यू 0 से लेस लेंगे तो हमारे पास ये तीनों जो रिजल्ट्स हैं ये इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और इंटू कितना आएगा, cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। अब हमने क्या किया, हमने ये रिजल्ट ले लिया m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसको लेके चलते हैं हम। तो रिजल्ट हमारे पास है ये m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसको हमने एक्सपेंड किया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और इंटू कितना आएगा, cos थीटा। यहां पर भी हमने मोड को अलग अलग कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और इंटू कितना आएगा, cos थीटा। यहां पर हमने एक और रिजल्ट समझना है, वो रिजल्ट क्या है, अगर हम बात करें जब हमने m की वैल्यू 0 से ज्यादा ली थी, जब हमने m की वैल्यू 0 से ज्यादा ली थी, अगर इसको डायग्रामेटिकली हम समझे तो हमने क्या किया, हमने ये एक वेक्टर ले लिया a, हम यहां पे ये वेक्टर a ले लेते हैं और एक वेक्टर हमने क्या ले लिया b, ये हमने वेक्टर b ले लिया और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा क्या बनता है, एंगल बनता है। जब हम a वेक्टर को m से मल्टीप्लाई करवा रहे थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर a की लेंथ में इंक्रीज हुआ, मतलब और इंक्रीज किस डायरेक्शन हुआ, उसी डायरेक्शन हुआ जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए हमारे पास है, मतलब वेक्टर ए की लेंथ हमारे पास कुछ ना कुछ इंक्रीज होगी। तो ये हमारे पास बन गया था फिर m इंटू वेक्टर ए। उसी टाइप से वेक्टर बी को अगर हम m से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी भी कुछ ना कुछ फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और ये बन जाएगा हमारे पास m इंटू वेक्टर बी। इसका क्या लॉजिक है यहाँ पे समझने का, इसका ये लॉजिक है, जब हम सेकंड केस कर रहे थे, जब हमने m की वैल्यू 0 से लेस ली है, तो इस केस के अंदर हमने क्या किया, हमने ये एक वेक्टर a मान लिया, हम मान लेते हैं ये हमारे पास वेक्टर a है और हमने यहां पर एक और वेक्टर मान लिया, इसको हमने माना वेक्टर b और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, इन दोनों के बीच में हमारे पास ये एंगल की वैल्यू है। अब अगर वेक्टर a को हम माइनस m से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे m इंटू वेक्टर a है, मतलब वेक्टर a को हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाया, किसी न किसी नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी से, तो इसका मतलब जो m इंटू वेक्टर a बनेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो a के अपोजिट मिलेगी। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हमारे पास यहाँ इस तरफ आएगी, जो वेक्टर a है वेक्टर a के अपोजिट बनेगी, m इंटू वेक्टर a। और एंगल अब कितना बनेगा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में, वो हमारे पास एंगल बन जाएगा अब 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा। यहाँ पे ये एंगल हमारे पास थीटा था तो ये कितना बना, पाई माइनस थीटा बना। तो यहाँ पे ये जो हमने कोस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे कोस थीटा की जगह हमारे पास जो एंगल आएगा इस फॉर्म में, वो एंगल अब के बार हमारे पास बनेगा पाई माइनस थीटा। तो मैंने यहाँ पे इसको इरेज करके क्या किया, एंगल हमारे पास बना पाई माइनस थीटा और यहां पर भी एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब हमें ये पता है कि कोस कोस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास माइनस कोस थीटा की इक्वल होता है। अब रिजल्ट बचता है कि क्या जब हम m की वैल्यू यहां पर 0 से लेस ले रहे हैं तो उसका मॉडुलस जब हम हटाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव बचेगा या नेगेटिव बचेगा। देखो
मॉडुलस के बाहर जब हम कोई वैल्यू लेते हैं तो वो वैल्यू हमेशा अपना आंसर एक पॉजिटिव देती है, लेकिन वो पॉजिटिव आंसर किस वजह से देती है हमने उसको समझना बहुत जरूरी है। मान लो हमने कोई एक फंक्शन ले लिया, हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स हमने फंक्शन ले लिया मोड ऑफ एक्स के इक्वल। तो यहां पे हमने मॉडुलस को ब्रेक किया। जब हम मॉडुलस को ब्रेक करेंगे तो जो फंक्शन है वो फंक्शन किस फॉर्म का आएगा, वो फंक्शन हमारे पास आएगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा प्लस का x। लेकिन जब हम x या x की वैल्यू 0 से लेस लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा माइनस का x। अब नेगेटिव x हमने क्यों बचाया, क्योंकि यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 से लेस ले रहे हैं। मान लो हमने x की वैल्यू 0 से लेस हमने ले ली -1, लेकिन यहाँ पे x के आगे एक और माइनस लगा हुआ है तो हमने एक और माइनस ले लिया। अब माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो मॉडुलस फंक्शन ने अपना आंसर क्या दे दिया, प्लस की फॉर्म में दे दिया। तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से जब हम मोड ऑफ m को खोलेंगे, हमारे पास मोड ऑफ m जो है इसको खोलेंगे तो रिजल्ट बचेगा -m और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और यहां पे बच जाएगा हमारे पास माइनस कोस थीटा। मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया माइनस कोस थीटा। अब एक माइनस हमारे पास यहां पर है और एक माइनस सबसे आगे लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो रिजल्ट हमारे पास बचा फिर m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और इनटू कितना आ गया cos थीटा। उसी टाइप से ये जो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू cos थीटा, ये हमारे पास लिखा जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास जो तीसरा रिजल्ट है, थर्ड जो रिजल्ट है, इसमें इन्होंने वेक्टर बी को m से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो उसी टाइप से जब हम इस रिजल्ट का डायग्राम बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, हमने यहां पे एक वेक्टर a ले लिया, ये वेक्टर a है हमारे पास, और ये वेक्टर हमने b ले लिया, ये वेक्टर b हो गया, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बनता है थीटा। अब वेक्टर b को हमने m से मल्टीप्लाई करवाया, नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, तो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी अपोजिट। ये बचेगा हमारे पास m इंटू वेक्टर b, और अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा पाई माइनस थीटा। जब हम वेक्टर a डॉट m इंटू वेक्टर b को सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट भी हमारे पास इसी टाइप से m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b की फॉर्म में ही आएगा। तो हमने यहाँ पे दो रिजल्ट्स देखे, कौन कौन से, जब हमने m की वैल्यू 0 से ज्यादा ली तो भी हमारा ये रिजल्ट एग्जिस्ट हो रहा था, और जब हमने m की वैल्यू 0 से लेस ली तब भी हमारे पास ये रिजल्ट एग्जिस्ट कर रहा था। और अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, हमने क्या किया m की वैल्यू क्या ली, जो केस नंबर जो थर्ड है उस केस नंबर थर्ड के अंदर हमने किया कि m की वैल्यू हम ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। और हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर क्या है कि m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b और इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट m इंटू वेक्टर b। जब हम यहाँ पे m की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा। ये बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। जब हम किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास
आंसर भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स जो हैं, ये हमारे पास क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो पांचवी जो प्रॉपर्टी है, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से कमेंट करिएगा। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।